आज हम क्या करेंगे, दूसरा लॉ पढ़ेंगे टू ऐड वेक्टर्स, दैट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हम देखेंगे कि ये पैरेललोग्राम लॉ क्या है। आज हम देखेंगे पैरेललोग्राम लॉ क्या है, ये कैसे हमें हेल्प करेगा टू ऐड वेक्टर्स, ठीक है ना, एंड ये कितना वेक्टर को ऐड करने में हेल्प करेगा, समझ लेना। ये सब आज हम देखेंगे, फिर इसको यूज करके हम मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड इससे पहले अगर आप प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो आप थोड़ा देख लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि उसका जो चीज़ें हैं उसमें जो हम पढ़े हैं ऑलरेडी, वो सब चीज़ें हमें थोड़ा हेल्प करेगा। जैसे हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है ना, एंड कैसे हम शिफ्ट करेंगे वेक्टर को, पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। ऑल दिस थिंग्स हमें हेल्प करेगा, ठीक है ना। ऑर्डर क्या है, सेम ऑर्डर क्या है वेक्टर का, डिफरेंट ऑर्डर क्या है, ठीक है ना। टेल टेल कम्बिनेशन, हेड हेड कम्बिनेशन होने से डिफरेंट ऑर्डर है, एंड अगर हमारा टेल हेड कम्बिनेशन होगा तो हमारा सेम ऑर्डर है। तो ऑल दीज थिंग्स हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ क्या है, उसका स्टेटमेंट पहले देखेंगे, स्टेटमेंट फिर एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसको यूज करके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालेंगे, ठीक है। सो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए, जैसे ट्राइंगल्स लॉ क्या था, ट्राइंगल्स लॉ था कि बाय यूजिंग ट्राइंगल्स लॉ आप दो ही वेक्टर ऐड कर पाएंगे, ऐसा था। बाय यूजिंग ट्राइंगल्स लॉ आप दो ही वेक्टर ऐड कर पाते थे। बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ एज वेल आप दो ही वेक्टर ऐड कर पाएंगे, दो से ज्यादा नहीं। जैसे ट्राइंगल्स लॉ में आप दो वेक्टर ऐड करते थे, वैसे ही पैरेललोग्राम लॉ में बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ आप दो ही वेक्टर एक साथ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस लॉ स्टेट्स दैट, दिस लॉ एक्सप्लेन्स दैट, दिस लॉ स्टेट्स दैट, पहला पॉइंट, बाय यूजिंग दिस लॉ, बाय यूजिंग this law we can add only two vectors। बात समझिए, ये जो पैरेललोग्राम लॉ है इसको भी हम यूज करके हम दो ही वेक्टर ऐड कर सकते हैं एट ए टाइम, ठीक है ना, एट ए टाइम। वहां पे जो ट्राइंगल्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा कि जो दो वेक्टर को आप ऐड करोगे वो दो साइड ऑफ ए सेम ट्राइंगल होना चाहिए। यहां पे क्या पढ़ेंगे, दो साइड ऑफ ए सेम पैरेललोग्राम होना चाहिए, समझ लेना। सो क्या लिखेंगे सेकंड स्टेटमेंट हमारा, ना द वेक्टर्स व्हिच आर टू बी एडेड, जो दो वेक्टर हम ऐड करना चाहते हैं, द वेक्टर्स व्हिच आर टू बी एडेड, to be added must represent, किसको रिप्रेजेंट करेंगे, must represent the two sides of a common parallelogram। समझ रहे ना, हाँ कि ना। एक ही पैरेललोग्राम का दो साइड होने पड़ेंगे उनको। अगर वो दो वेक्टर एक पैरेललोग्राम का दो साइड नहीं होगा तो आप वो दो वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट, एंड हमें पता है पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है एंड इक्वल होता है कि ना, अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है एंड इक्वल होता है। तो हमने क्या किया, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। सो मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना, मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया। सो अगर मैं बोलूंगा ये मेरा वेक्टर ए है, ये भी ए होगा क्योंकि अपोजिट साइड सेम होते हैं एंड पैरेलल होते हैं। तो अगर मैं ये वेक्टर बी बोलूंगा, ये भी वेक्टर बी होगा। तो समझ रहे हैं, हाँ कि ना। फिर बात समझिए, वो बोल रहा है कि जो दो वेक्टर को आप ऐड करेंगे वो दोनों रिप्रेजेंट करेगा टू साइड्स ऑफ ए कॉमन पैरेललोग्राम, रिप्रेजेंट कर रहा है,
एक साइड दूसरा साइड, ये जो साइड होगा ये भी वही साइड होगा। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है एंड इक्वल होता है, ठीक है ना। तो ये इसके साथ इक्वल, ये इसके साथ इक्वल, तो अगर ये वेक्टर है ये एक वेक्टर है, अगर ये वेक्टर बी ये वेक्टर बी, ठीक है ना। अब देखिए फिर बोल रहा है कंडीशन कि जो दो वेक्टर ऐड करेंगे, वहां पे क्या होता था, जो दो वेक्टर आप ऐड करते थे ट्राइंगल्स लॉ में, आपको बोला जा रहा था कि वो दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर में होने पड़ेंगे, समझ रहे ना। यहां पे बोल रहा है, देखो ट्राइंगल्स लॉ क्या बोला, द वेक्टर्स व्हिच आर टू बी एडेड मस्ट बी इन सेम ऑर्डर, ये ट्राइंगल्स लॉ बोला। पैरेललोग्राम लॉ बोल रहा है कि the vectors which are to be added must be in different order to each other, in different order with each other, ठीक है ना। तो the vectors which are to be added must be added or must be in different order with each other, बात समझ रहे, और मस्ट बी डिफरेंट ऑर्डर विथ ईच अदर, बात समझ रहे। तो ये बात हमेशा याद रखेंगे कि वहां पे क्या था, ट्राइंगल्स लॉ में दो ही वेक्टर ऐड करते थे, यहां पे भी दो ही वेक्टर ऐड करेंगे। वहां पे दो साइड ट्राइंगल का होता था, यहां पे दो साइड पैरेललोग्राम का। वहां पे दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर होते थे एक दूसरे के साथ, ठीक है ना। यहां पे दोनों वेक्टर डिफरेंट ऑर्डर में होंगे। डिफरेंट ऑर्डर का मतलब क्या है, डिफरेंट ऑर्डर का मतलब क्या है ना, टेल टेल कॉम्बिनेशन होगा या तो हेड हेड कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है ना। डिफरेंट ऑर्डर, अगर मेरा टेल हेड कॉम्बिनेशन होगा तो हम देखेंगे कि वो सेम ऑर्डर में है। हमें ये चाहिए, यहां पे हमें क्या चाहिए, टेल टेल चाहिए या तो हेड हेड चाहिए। अब ये ए बी को हमें डिफरेंट ऑर्डर बनाना है, मतलब अगर मैं यहां पे टेल रख दूं, यहां पे टेल रख दूं तो डिफरेंट ऑर्डर होगा, समझ रहे ना। डिफरेंट ऑर्डर क्या है भाई ना, डिफरेंट ऑर्डर वही है अगर द कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स वेयर द वेक्टर्स आर जॉइंड बाय ईच अदर बाय देयर टेल्स और बाय देयर हेड्स। अगर वो दोनों वेक्टर एक दूसरे को ज्वाइन हुए होंगे एक पॉइंट पे, इधर वो दोनों का टेल को ज्वाइन करके या तो वो दोनों का हेड को ज्वाइन करके, देन दोज वेक्टर्स आर सेड टू बी इन डिफरेंट ऑर्डर, ठीक है। तो अब देखो अगर यहां पे टेल रहेगा, एक पॉइंट अगर टेल होगा दूसरा ऑब्वियसली हेड होगा, तो ये टी ए है तो ये एच ए है, ये टी बी है तो ये एच बी है, तो ये डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा, है कि ना। पैरेललोग्राम में बोला गया कि अपोजिट जो साइड होगा इक्वल होगा। इक्वल कब होगा, अगर ये वेक्टर ए है ये भी वेक्टर ए, कब होगा, जब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सब सेम होगा ना, नहीं समझे। तो अगर ए का डायरेक्शन कुछ ऐसा है तो यहां पे ए का भी वैसा ही होगा, अगर बी का ऐसा ऊपर है तो यहां पे बी का भी ऐसे ही होगा। अब देखो ये ए बी क्या होगा, डिफरेंट ऑर्डर, कैसे ना, देखो यहां पे टेल ऑफ ए होगा, यहां पे हेड ऑफ ए होगा, यहां पे हेड ऑफ बी होगा, यहां पे टेल ऑफ बी होगा। तो देखो ये ए बी डिफरेंट ऑर्डर है क्योंकि हेड हेड कॉम्बिनेशन है, ये ए बी डिफरेंट ऑर्डर है क्योंकि टेल टेल कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना, समझ रहे ना बात को। तो क्या बोला गया, बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ आप दो ही वेक्टर ऐड करेंगे, जो दो वेक्टर ऐड करेंगे वो दोनों एक पैरेललोग्राम का सेम दो साइड होने चाहिए, है कि ना, दो साइड होने चाहिए। फिर आपको बोला गया जो दो वेक्टर ऐड करेंगे वो दोनों एक दूसरे के साथ डिफरेंट ऑर्डर में होने चाहिए, समझ रहे। अगर ये सब होगा, ठीक है, अगर ये सब होगा देन क्या होगा, तो रिजल्टेंट आ सकता है। अगर ये होगा तो क्या होगा, इफ ऑल द एबोव्स आर ट्रू, एबोव्स आर ट्रू एंड satisfying, ठीक है ना, satisfying, देन क्या होगा, देखो यहां पे देखो दो दो डायगोनल आएंगे, है कि ना, दो दो डायगोनल आएंगे। अगर ये सब भी सही होगा, 1 2 3 3 पॉइंट होगा, देन द डायगोनल of the parallelogram
can be the resultant of a plus b if the diagonal, फिर लिख लेता हूं, फिर समझा दूंगा. if the diagonal is in different order with both the vectors a and b. समझिए बात को. अगर ये सब होता है, दो वेक्टर होगा, वो पैरेललोग्राम का, एक पैरेललोग्राम का दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, वो दोनों वेक्टर जो दोनों को हम ऐड करना चाहते हैं वो दोनों डिफरेंट ऑर्डर में होंगे, तो ऐसा डायगोनल, यहां पे देखो दो डायगोनल आएगा ना, यहां पे दो डायगोनल आएगा, तो ऐसा डायगोनल, बात समझिए, जो डायगोनल दोनों वेक्टर के साथ डिफरेंट ऑर्डर होगा, जो डायगोनल दोनों वेक्टर के साथ डिफरेंट ऑर्डर में होगा, और डायगोनल रिजल्टेंट किसका होगा, ए प्लस बी का. कुछ समझ आ रहा है? जो डायगोनल दोनों वेक्टर के साथ, दोनों वेक्टर कौन कौन, ए एंड बी, यहां पे दो डायगोनल आएगा भाई, मैं मना नहीं कर रहा हूं, दो डायगोनल आएगा, बट ऐसा डायगोनल आपका ए प्लस बी का रिजल्टेंट देगा जो डायगोनल ए को डिफरेंट ऑर्डर होगा, बी को भी डिफरेंट ऑर्डर होगा, दोनों वेक्टर को साइमल्टेनियसली डिफरेंट ऑर्डर होगा, दोनों वेक्टर को एक साथ डिफरेंट ऑर्डर हो रहा होगा. समझ रहे ना, है ना? तो क्या बोला गया, इफ ऑल द अबव, ये जो अगर तीन ट्रू एंड सेटिस्फाइड होंगे, the diagonal of the parallelogram can be the resultant of a plus b if the diagonal, conditions देखिए, if the diagonal is in different order with both the vectors a and b. जो डायगोनल दोनों वेक्टर को डिफरेंट ऑर्डर में होगा वो a प्लस बी का डिरेक्शन देगा, सॉरी a प्लस बी का रिजल्टेंट देगा, सॉरी यहां a प्लस बी का रिजल्टेंट देगा. तो यहां पे एक डायगोनल आएगा, यहां पे एक डायगोनल आएगा, डिफरेंट ऑर्डर में कब होगा, पहले सोचते हैं डिफरेंट ऑर्डर में कब होगा. देखो, जब रिजल्टेंट का टेल, ए का टेल, बी का टेल सब मिलके होगा, रिजल्टेंट का हेड, बी का हेड, ए का हेड मिलके होगा, तीनों का टेल एक जगह पे होगा, तीनों का हेड एक जगह पे होगा, तो जाके हम बोलेंगे कि वो डिफरेंट ऑर्डर में है. क्योंकि हमें बोल रहा है कि जो डायगोनल आएगा वो वही डायगोनल रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी होगा, वही डायगोनल रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी होगा. मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार, वही डायगोनल रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी होगा जो डायगोनल दोनों वेक्टर के साथ डिफरेंट ऑर्डर में होगा. ठीक है, दोनों वेक्टर के साथ डिफरेंट ऑर्डर में होगा. तो कौन सा डायगोनल डिफरेंट ऑर्डर में है दोनों वेक्टर के साथ, ठीक है ना, देखते हैं. इसका मतलब यहां पे देखो, दोनों का टेल है ना, ए बी का टेल है, हमें देखो ए का टेल चाहिए, बी का चाहिए, रिजल्टेंट का चाहिए. अगर मैं यहां पे रिजल्टेंट का टेल रख दूं, एंड देखो तीनों का टेल एक जगह पे चाहिए, तीनों का हेड एक जगह पे चाहिए. अगर मैं यहां पे रिजल्टेंट का हेड रख दूं, हेड ऑफ ए, हेड ऑफ आर, हेड ऑफ बी, टेल ऑफ बी, टेल ऑफ आर, टेल ऑफ ए. समझ रहे हो ना? अगर मैं यहां पे रखता ये अगर देखो मैं अभी ये डायगोनल लिया, अगर ये डायगोनल लेता तो क्या होता, यहां पे हेड ऑफ बी, टेल ऑफ ए है, हमें चाहिए तीनों का हेड एक जगह पे, तीनों का टेल एक जगह पे. देखो यहां पे तीनों का टेल एक जगह पे है, तीनों का हेड एक जगह पे. तो हमारा कौन सा डायगोनल आएगा, ये वाला. डायरेक्शन कहां से कहां होगा, कुछ ऐसे. सो दिस इज डायगोनल 1 D1 व्हिच विल गिव a प्लस बी का रिजल्टेंट R1. कुछ समझ आ रहा है? तो आप बोलोगे सर जो दूसरा डायगोनल बच गया उसका क्या करे, अभी वो क्या करेगा, उसका काम क्या है. आप तो पार्शियलिटी कर रहे हैं, आप एक डायगोनल ले लिए, आप अपने हिसाब से ले लिए. नहीं, मैं कंडीशन बताया, क्या बताया
कि जो डायगोनल दोनों वेक्टर के साथ डिफरेंट ऑर्डर होगा, ये लॉ है भाई, जो डायगोनल दोनों वेक्टर के साथ डिफरेंट ऑर्डर में होगा वो होगा वो दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट, दैट इज ए प्लस बी का रिजल्टेंट। सो जो दूसरा डायगोनल आया उसका क्या काम है कि ना, देखो तो और एक स्टेटमेंट लिखेंगे, और एक स्टेटमेंट लिखेंगे। फिफ्थ पॉइंट क्या, द डायगोनल द अदर डायगोनल, ठीक है ना, द डायगोनल which is in different order, which is in different order with any one of the vector, any one of the vector will be the resultant of a minus b or b minus a। कुछ समझ आ रहा है? कुछ समझ आ रहा है? देखिए क्या बोल रहा है, जो डायगोनल दोनों वेक्टर के साथ डिफरेंट ऑर्डर होगा वो होगा a प्लस बी का रिजल्टेंट। जो डायगोनल एक वेक्टर के साथ डिफरेंट ऑर्डर होगा, जो डायगोनल एक वेक्टर के साथ डिफरेंट ऑर्डर होगा, जो डायगोनल इधर ए के साथ डिफरेंट ऑर्डर होगा या तो बी के साथ डिफरेंट ऑर्डर होगा। समझ रहे हो ना? अब देखो ये जो डायगोनल D1 है ये ए को भी डिफरेंट ऑर्डर है, बी को भी डिफरेंट ऑर्डर है, बट ये जो डायगोनल आएगा ऐसा डायगोनल आएगा जो कि दोनों वेक्टर को डिफरेंट ऑर्डर नहीं होगा, जो कि एक ही वेक्टर को डिफरेंट ऑर्डर होगा। तो जो डायगोनल एक ही वेक्टर को डिफरेंट ऑर्डर होगा वो किसका रिजल्टेंट देगा, a प्लस बी का या तो b माइनस ए का। तो आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि a प्लस बी का a माइनस बी का देगा ना a b माइनस ए का देगा? आप ऐसे बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि वो a माइनस बी का देगा ना b माइनस ए का देगा? वो तो मैं बताऊंगा ना, है कि ना? अभी तक तो मैं ही बता रहा हूं ना, तो मैं ही बताऊंगा, समझ लेना। चलिए तो मैं बताता हूं क्या करना है आपको, कैसे पता चलेगा, समझ लेना। बट ये सब चीजें याद रखिए आप। स्टेटमेंट याद रहा, क्या बोल रहा है पैरेललोग्राम लॉ, दो ही वेक्टर ऐड करेंगे, जो दो वेक्टर ऐड करेंगे वो दोनों टू साइड्स ऑफ ए कॉमन पैरेललोग्राम होना चाहिए। जो दो वेक्टर ऐड करेंगे वो दोनों एक दूसरे के साथ डिफरेंट ऑर्डर में होने चाहिए। अगर ये सब होता है तो जाके जो डायगोनल आएगा एक ऐसा देखो दो डायगोनल आएंगे, दोनों में से जो डायगोनल दोनों वेक्टर के साथ, देखो बात समझो, जो डायगोनल दोनों वेक्टर के साथ डिफरेंट ऑर्डर होगा वो a प्लस बी का रिजल्टेंट देगा। जो डायगोनल एक वेक्टर के साथ डिफरेंट ऑर्डर होगा वो a माइनस बी का रिजल्टेंट देगा या तो b माइनस ए का रिजल्टेंट देगा। कुछ समझ आ रहा है? कुछ समझ आ रहा है? डायग्राम बनाएंगे, 6 वाले केस 5 नंबर वाले केस का डायगोनल बनाएंगे, ठीक है ना? डायग्राम बनाएंगे, डायगोनल बना के देखेंगे। देखिए अब जो हमारा आया था, क्या आया था, देखिए ध्यान दीजिएगा। देखो ये मेरा ए था, ये मेरा ए था, है कि ना? ये मेरा बी था, ये मेरा बी था, ठीक है? तो ये जो मेरा आया था डायगोनल आया था जो कि a प्लस बी का रिजल्टेंट देता था, ठीक है ना? R1 a प्लस बी का रिजल्टेंट देता था। अब मैं क्या करूंगा, और एक पैरेललोग्राम लूंगा, ठीक है ना? और एक पैरेललोग्राम लूंगा। तो अब देखिए ये मेरा a है, ये भी मेरा a है, ठीक है ना? ध्यान से देखते रहिए। ये मेरा b है, ये मेरा b है। तो यहां पे देखो टेल ऑफ b है, हेड ऑफ b है, टेल ऑफ a है, हेड ऑफ a है। मैंने ये डायगोनल लिया, ये वाला डायगोनल लिया। मैं अगर बोलूंगा, बात समझो, मैं अगर बोलूंगा कि मैं यहां पे, बात समझी, यहां पे टेल ऑफ द रिजल्टेंट रखूंगा, ठीक है ना? एंड यहां पे हेड ऑफ द रिजल्टेंट रखूंगा, तो डायरेक्शन कहां से कहां होगा, टेल से हेड, हाँ कि ना? हमें पता है डायरेक्शन हमेशा टेल से हेड होता है।
तो ये जो डायगोनल देखिए अभी, ये डायगोनल क्या हो गया, यहां पे देखो ये जो वेक्टर ए है, यहां पे वेक्टर ए का टेल होगा, यहां पे वेक्टर ए का हेड होगा, यहां पे वेक्टर बी का टेल होगा, यहां पे वेक्टर बी का हेड होगा। अब देखो ये जो पी क्यू एस जो ट्राइंगल है, पी क्यू एस ट्राइंगल है, अब ट्राइंगल्स लॉ यूज करिए, ट्राइंगल्स लॉ यूज करिए। अब देखिए टेल हेड, यहां पे हेड ऑफ द वेक्टर ए है, यहां पे टेल ऑफ द वेक्टर आर है। क्या ये डिफरेंट ऑर्डर है? क्या ये डिफरेंट ऑर्डर है? नहीं, सेम ऑर्डर। अगर टेल हेड रहेगा तो क्या हो जाएगा? सेम ऑर्डर। मतलब ये जो डायगोनल D2 है ये वेक्टर ए के साथ सेम ऑर्डर में है कि ना? तो हियर 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 द डायगोनल D2, द डायगोनल D2 is in same order with वेक्टर है, बट एट द सेम टाइम देखिए यहां पे रिजल्टेंट का हेड है, यहां पे बी का हेड है, तो हेड हेड रहने से क्या कॉम्बिनेशन? डिफरेंट ऑर्डर। एट द सेम टाइम दिस D2 इज इन डिफरेंट ऑर्डर विथ बी, है कि ना? बट एट द सेम टाइम D2 इज इन डिफरेंट ऑर्डर विथ किसके साथ? बी के साथ, वेक्टर बी। तो अगर हम ट्राइंगल्स लॉ अप्लाई करेंगे कहां पे? इन द ट्राइंगल पी क्यू एस, इन ट्राइंगल पी क्यू एस अगर हम ट्राइंगल्स लॉ अप्लाई करेंगे, हम क्या बोले? जो दोनों सेम ऑर्डर है वो दोनों का एडिशन सम इज इक्वल्स टू जो डिफरेंट ऑर्डर में है उसके साथ सेम होगा। ठीक है ना? ट्राइंगल्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा कि जो दो वेक्टर अगर ऐसे देखो a D2, ये D2 एक वेक्टर है, D2 एंड B, a D2 एंड B, बात समझिए, a D2 एंड B तीन वेक्टर एक ट्राइंगल में रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं ये बोला ट्राइंगल्स लॉ में the side which is in different order is equals to sum of the other two sides which are in same order। कौन सा साइड डिफरेंट ऑर्डर में है रे? वेक्टर बी। कौन सा दो साइड सेम ऑर्डर में है रे? वेक्टर D2 एंड ए। सेम ऑर्डर में कौन है? D2 है क्या? तो मैंने बोला जो डिफरेंट ऑर्डर में है दैट विल बी इक्वल्स टू जो सेम ऑर्डर में है वो दोनों का एडिशन। हमें चाहिए डायगोनल D2 ना, तो द डायगोनल D2 क्या हो जाएगा? a माइनस बी आया, a माइनस बी आया, डायगोनल D2 आया a माइनस बी, हाँ कि ना रे? दिस डायगोनल b इक्वल्स टू D2 प्लस ए ना, बाय यूजिंग ट्राइंगल्स लॉ b इक्वल्स टू D2 प्लस ए आया। तो D2 क्या आया रे? a माइनस बी। D2 एक तरफ रखा, समझ रहे हो? तो सॉरी b माइनस है, हाँ b माइनस है, सॉरी यार, सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा? a इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा D2 बताइए ना? b माइनस ए। समझ रहे ना? कुछ डाउट हो रहा है रे भाई? क्लियर आ रहा है ना? क्लियर समझ रहे ना? जो डायगोनल दोनों वेक्टर के साथ डिफरेंट ऑर्डर होगा वो a प्लस बी का रिजल्टेंट। जो डायगोनल एक वेक्टर के साथ डिफरेंट ऑर्डर होगा, जो डायगोनल एक वेक्टर के साथ डिफरेंट ऑर्डर होगा वो b माइनस से या तो a माइनस बी का रिजल्टेंट होगा। ये डायगोनल किसके साथ डिफरेंट ऑर्डर है? b के साथ। दिस डायगोनल D2 इज इन डिफरेंट ऑर्डर विथ वेक्टर b माइनस a हुआ। अगर ये डायगोनल D2 डिफरेंट ऑर्डर विथ a होता तो ये क्या आता? a माइनस बी। मतलब अगर ये देखो ये D2 ऐसा है तो ये आ गया b माइनस a। अगर मैं और एक डायग्राम करूं एंड आपको दिखा देता हूं, ठीक है ना? कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो ये a है, ये b है, ये a है, ये भी मेरा b है। तो अगर मेरा ये डायगोनल होता, यही सेकंड वाला डायगोनल होता, ये वाला डायगोनल, बट देखो एरो यहां पे ऐसा है, एरो यहां पे ऐसे होता, तो फॉर दिस डायग्राम दिस D2 क्या हो जाता? a माइनस बी होता। बात समझे?
स्टेटमेंट समझे। जो डायगोनल दोनों वेक्टर के साथ डिफरेंट ऑर्डर होगा वो होगा a प्लस बी का रिजल्टेंट। जो डायगोनल किसी एक वेक्टर के साथ डिफरेंट ऑर्डर होगा वो होगा a माइनस बी या तो b माइनस ए का रिजल्टेंट। अगर डायगोनल D2, बात समझो सेकंड केस वाला, जो डायगोनल एक वेक्टर के साथ डिफरेंट ऑर्डर होगा वो होगा a माइनस बी या तो b माइनस ए। तो a माइनस बी की b माइनस ए कैसे लेंगे, डायरेक्ट देखो सुनिए। अब ये D2 किसके साथ डिफरेंट ऑर्डर था, b के साथ। D2 किसके साथ डिफरेंट ऑर्डर था, b के साथ, तो b माइनस ए। यहां पे D2 a के साथ डिफरेंट ऑर्डर है तो a माइनस बी। डायगोनल जिसके साथ डिफरेंट ऑर्डर होगा o प्लस, जिसके साथ सेम ऑर्डर होगा माइनस। बात समझ रहे हो ना। अगर दोनों के साथ सेम ऑर्डर डिफरेंट ऑर्डर है वो a प्लस बी का रिजल्टेंट, ठीक है ना। तो इसको हम R2 ले लेते हैं, इसको हम क्या ले लेते हैं, R2 ले लेते हैं। क्लियर ना भाई, स्टेटमेंट क्लियर ना। अभी फिर मैग्नीट्यूड निकालेंगे जे a माइनस बी, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, a माइनस बी का भी निकालेंगे, ठीक है ना। समझ ना, बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। तो पैरेललोग्राम लॉ आपको समझ आ गया होपफुली। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। हाँ, तो ये दोनों आप याद रख लेंगे। जो डायगोनल दोनों वेक्टर के साथ डिफरेंट ऑर्डर होगा वो a प्लस बी का रिजल्टेंट देगा। जो डायगोनल किसी एक वेक्टर के साथ डिफरेंट ऑर्डर होगा वो इधर a माइनस बी का रिजल्टेंट देगा या तो b माइनस ए का रिजल्टेंट देगा। a माइनस बी का रिजल्टेंट कब देगा, अगर वो a के साथ डिफरेंट ऑर्डर है। b माइनस ए का रिजल्टेंट कब देगा, जब डायगोनल b के साथ डिफरेंट ऑर्डर होगा, ठीक है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट पूरा याद रख लेंगे। तो अभी नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ a प्लस बी बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है ना। फाइंडिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट R1 इक्वल्स टू a प्लस बी। दैट इज किसका, जो डायगोनल दोनों वेक्टर के साथ डिफरेंट ऑर्डर है, ठीक है ना। दैट इज द मैग्नीट्यूड और लेंथ ऑफ द डायगोनल which is in different order with both a and b, कुछ समझ आ रहा है, रिजल्टेंट R इक्वल टू ए प्लस बी, R1 इक्वल टू ए प्लस बी। तो हम डायग्राम कर लेंगे फिर हम शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो एंगल कैसे निकालेंगे रे भाई, एंगल निकालने के लिए जो हम बार बार बोले, जो दो वेक्टर को ऐड करेंगे, जो दो वेक्टर को माइनस करेंगे, जो दो वेक्टर को इनटू करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, वो दोनों के बीच आपको एंगल पता होना चाहिए। मैं इसको यहाँ पे किसके साथ ऐड कर रहा हूँ, ए को बी के साथ। तो मुझे एंगल पहले निकालना है ए एंड बी के बीच। जो दोनों वेक्टर को आप ऐड कर रहे हो वो दोनों के बीच आपको एंगल पता होना जरूरी है, ठीक है। चलिए तो डायग्राम कर लेते हैं पहले। तो मैंने क्या किया, एक पैरेललोग्राम बना लिया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा अच्छे से एंड प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट में बताइएगा। चलिए तो देखते हैं, ये मेरा पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे किसका ले रहा हूँ, ए प्लस बी। तो मैंने ये वाला डायगोनल लिया, ठीक है। एंड मैंने ये वेक्टर, फिर देखो क्या किया मैंने, ये मेरा वेक्टर ए है, ये मेरा वेक्टर ए ही होगा, पैरेलल साइड अपोजिट साइड्स है कि ना। ये मेरा वेक्टर बी होगा, तो ये भी मेरा वेक्टर बी ही होगा, ठीक है। चलिए तो ये जो रिजल्टेंट है ये क्या होगा, जो R1 है ए प्लस बी, जो रिजल्टेंट होगा वो डायगोनल क्या होगा, दोनों के साथ डिफरेंट ऑर्डर होगा, है कि ना। तो ये कुछ ऐसे होगा। तो ये देखो टेल देखो, यहाँ पे टेल ऑफ है, यहाँ पे टेल ऑफ बी, तो यहाँ पे टेल ऑफ R1, ठीक है।
तो यहाँ पे ए का हेड, बी का हेड, तो हेड ऑफ द R1, ठीक है ना, R1 का हेड होगा, ठीक है ना। अब एंगल क्या होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, देखो यहाँ पे टेल ऑफ ए, टेल ऑफ बी है, तो दोनों का टेल टेल कॉम्बिनेशन का एंगल ही एंगल होता है, तो थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा क्या है ना, थीटा इक्वल्स टू एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी, ठीक है, ध्यान से समझिए, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी, ठीक है। हमें जो दो वेक्टर को ऐड करने हैं उनके बीच हमें एंगल पता होना जरूरी है, हम निकाल दिए। हम एंगल कैसे निकालेंगे, हम जो दो वेक्टर के बीच एंगल निकालेंगे वो दोनों का टेल टेल कॉम्बिनेशन या तो हेड हेड कॉम्बिनेशन में जो छोटा सा एंगल होगा, देखो टेल टेल कॉम्बिनेशन में छोटा एंगल, दैट इज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अगर मैं ये एंगल लूंगा, ये बड़ा एंगल होगा, तो वो एंगल नहीं है। टेल टेल कॉम्बिनेशन में जो छोटा एंगल आता है वो होता है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी, ठीक है। अब देखिए, अब मेरे को क्या करने हैं, कुछ नाम ले लेता हूं मैं, ठीक है ना। तो लेट ये मेरा P है, ये मेरा Q है, ये मेरा T है कि ना, ये मेरा T पॉइंट है, T पॉइंट, ठीक है ना। तो अब देखिए मुझे क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द R1, R1 मतलब ये डायगोनल ना, है कि ना, जो कि A प्लस बी को रिप्रेजेंट करता है। मैं आपको ट्राइंगल्स लॉ में क्या बोला, जिसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे ओ वेक्टर, बात समझिए, ओ वेक्टर जो लेंथ उसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उसी बात समझिए, अगर मैं R1 का मैग्नीट्यूड निकालूंगा, R1 वेक्टर को कौन सा लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है ना, PT, और PT लेंथ जो होगा R1 का मैग्नीट्यूड वही होगा। तो हम लोगों ने ऐसे पढ़ा, द लाइन रिप्रेजेंटिंग द लेंथ ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटिंग द वेक्टर, द लेंथ ऑफ द लाइन representing the vector equals to magnitude of the respective vector, है कि ना, magnitude of the respective vector। तो अगर मेरे को R1 का लाना है मैग्नीट्यूड, R1 को कौन सा लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, PT, तो PT इक्वल्स टू क्या होगा, R1 मैग्नीट्यूड, है कि ना, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर R1, दैट इज A प्लस बी। PQ क्या होगा ना, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, PQ कौन सा वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, A को, तो A का मैग्नीट्यूड। QT कौन सा वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, B वेक्टर, है कि ना, B वेक्टर, तो QT इक्वल्स टू वेक्टर B का मैग्नीट्यूड। हमें निकालने हैं R1, थीटा हमें पता है, जो दो वेक्टर, बार बार मैं बोल रहा हूं भाई, जो दो वेक्टर को हम ऐड कर रहे हैं, जो दोनों को माइनस कर रहे हैं, जो दोनों को इनटू कर रहे हैं, उनके बीच हमें एंगल जरूरी है। अगर नहीं होगा तो आप निकालो, कैसे निकालोगे आपके ऊपर डिपेंड करता है, समझ रहे हैं, इस मेथड में, समझ रहे हैं। और आगे जाके और भी मेथड है, कंपोनेंट मेथड, वहां पे एंगल नहीं चाहिए, ठीक है ना। हमें एक मेथड है जहां पे एंगल लेके हम ऐड करेंगे, और एक मेथड है जहां पे हम एंगल बिना एंगल यूज करके ऐड करेंगे। तो आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, गिवन सिचुएशन में आपको पता चल जाएगा, हम जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे मैं आपको बता दूंगा कि कहां पे क्या करना है, ठीक है ना। देखिए हर चीजें बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना, थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है ना। सो अब देखिए मेरे को लाना है PT वाला लेंथ, कैसे लाऊंगा, अगर मैं ज्योमेट्री अप्लाई करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम, मुझे राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, है कि ना, राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। तो मैंने क्या किया, ये वाला पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एंड ये जो वेक्टर A है इसको आगे प्रोड्यूस कर दिया, ये जो वेक्टर A था मैंने इसको आगे प्रोड्यूस कर दिया पैरेलली, एंड T से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, देखो इट्स लाइक ये वेक्टर A, ये वेक्टर B, ये वेक्टर B, तो ये अगर थीटा, ये भी थीटा ना, हाँ कि ना,
ये अगर थीटा, ये भी थीटा ना वेक्टर, देखो मैं अगर इसको प्रोड्यूस कर दूंगा, दो पैरेलल लाइंस, एक ट्रांसवर्सल, हाँ कि ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, समझ रहे हो भाई, हाँ कि ना। तो अगर ये थीटा है, ये भी थीटा होगा, वेक्टर ए वेक्टर बी के बीच एंगल थीटा, तो ये मेरा बी, ये मेरा पैरेलल लाइन पैरेलल टू ए, तो ये भी थीटा होगा। अब मुझे राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया, कौन सा ना, ये पी क्यू टी, लेट ये एस। जैसे ट्राइंगल्स लॉ में किए थे वैसा ही करेंगे रे भाई, बस स्टेटमेंट अलग है, वैल्यू सही में आएगा, सब चीजें सही में आएगा, समझ रहे ना, सब चीजें सही में आएगा। तो हमें क्या करने, देखिए मैं क्या करूंगा, ये पी एस टी राइट एंगल ट्राइंगल ले लूंगा। कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल ले लूंगा, पी एस टी। तो वहां पे पी टी विल बी इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा, पी एस टी, ठीक है ना, इन राइट एंगल ट्राइंगल पी एस टी, इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल पी एस टी, पीटी क्या होगा, पीटी हाइपोटेन्यूज की तरफ काम करेगा, पीएस क्या होगा, पीएस बेस की तरह काम करेगा, एसटी क्या होगा, परपेंडिकुलर की तरह काम करेगा। तो मैं अभी, मुझे चाहिए पीटी का मैग्नीट्यूड, पीटी जो लेंथ है उसका वैल्यू, उसका जो वैल्यू आएगा, वो जो लेंथ आएगा वही R1 होगा। तो मैं पीटी लाऊंगा, पीटी तो मैं यहां पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दूंगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है कि नहीं। तो मैंने क्या किया, इसको मैं रीडायग्राम कर लेता हूं, ठीक है ना। तो टू फाइंड मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। देखिए तो मैंने रीडायग्राम कर लेता हूं, यहां पे रीडायग्राम कर लेता हूं। तो यहां पे क्या हो जाएगा बताइए, ये मेरा बी है, ये मेरा बी है, ये मेरा ए है, ये मेरा ए है, ए बी के बीच एंगल कितना है, थीटा। मैंने इसको प्रोड्यूस किया था, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था 90 डिग्री। तो ये पी था, ये क्यू था, ये एस था, ये टी था, ठीक है। अब देखिए ये मेरा जो था डायगोनल विच इज इन डिफरेंट ऑर्डर टू बोथ, विच रिप्रेजेंट्स R1 इक्वल्स टू ए प्लस बी, जिसका हम मैग्नीट्यूड निकाले, दैट इज पीटी लेंथ निकालेंगे, समझ रहे ना। तो ये मेरा थीटा है, तो ये भी मेरा थीटा ही होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। अब देखिए तो इन दैट इज R1, ठीक है ना, वेक्टर R1। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं, इन राइट एंगल ट्राइंगल पी एस टी, पीटी का स्क्वायर इक्वल्स टू पी एस का स्क्वायर प्लस एस टी का स्क्वायर, समझ रहे ना। तो पीटी का स्क्वायर इक्वल्स टू पी एस मतलब पी क्यू प्लस क्यू एस, पी क्यू प्लस क्यू एस का स्क्वायर, एस टी का स्क्वायर। क्या हमें पीटी पता है, हाँ पता है, हम लाए हैं, पीटी लाए हैं, पी क्यू लाए हैं, क्यू टू लाए हैं, क्यू टी लाए हैं, है कि ना। तो पीटी क्या है, R1 जो हमें निकालना है, ए प्लस बी का रिजल्टेंट, है कि ना। वैसे ही पी क्यू क्या है, ए, क्यू टी क्या है, बी। क्या हमें क्यू एस पता है, क्या हमें एस टी पता है, नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, लाएंगे, कैसे लाएंगे ना, देखो ट्राइंगल्स लॉ में जैसे किए थे, एक छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल, देखो इन राइट एंगल ट्राइंगल क्यू एस टी, परपेंडिकुलर कौन है ना, एस टी, है कि ना। बेस कौन है जिसके साथ एंगल है, कौन है, क्यू एस, एस क्यू, है कि ना। हाइपोटेन्यूज कौन है ना, क्यू टी, जो कि बी है। हमें चाहिए किसका वैल्यू, एस टी का, एस क्यू का। तो मैंने क्या करना है ना, साइन थीटा लेना, ठीक है ना, साइन थीटा लेना। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, बेस परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कौन है, एस टी बाई
बी, हाइपोटेनस बी, है कि ना। तो एस टी क्या हो जाएगा ना बी साइन थीटा। कुछ समझ रहे रे भाई, ना स्पीड हो रहा है रे, है कि ना। वैसे ही कॉस थीटा क्या हो जाएगा रे नहीं भाई, बी बाई एच, है कि ना, बेस बाई हाइपोटेनस। तो क्यू एस बाई बी, है कि ना, हाइपोटेनस मतलब बी। तो क्यू एस क्या हो जाएगा मेरा भाई ना बी कॉस थीटा। कुछ समझ रहे हैं, आ गया। तो ये मेरा एस टी आ गया, एस टी आ गया बी साइन थीटा, एंड क्यू एस आ गया बी कॉस थीटा। देखिए कुछ समझ रहे हैं भाई, है कि ना। देखिए क्यू एस आ गया, एस टी आ गया, ठीक है ना। अब बताइए, यहां पे सब वैल्यू डाल देंगे, ये सब वैल्यू डाल देंगे, एंड आर वन का वैल्यू निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा ना आर वन का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू, पी क्यू कितना ए, प्लस क्यू एस कितना है बी कॉस थीटा का स्क्वायर, प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ना आर वन स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला डाल दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट एक स्टेप कर रहा हूं, प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा बताइए ना आर वन स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो यहां से कमन जाएगा बी स्क्वायर, तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। समझ रहे हैं। तो ये आर वन स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 1 है ना भाई, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये 1 है, प्लस 2ab, सॉरी यार सॉरी, सो दैट सॉरी आर वन क्या हो जाएगा ना रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कुछ समझ आ रहा है रे भाई। हाँ कि ना बोलिए, हाँ कि ना बोलिए भाई, ना कुछ धुंधला धुंधला लग रहा है, ज्यादा सुना तो नहीं लग रहा है ना, समझ आ रहा है। चलिए अच्छा बात है। तो हमने ले आया मैग्नीट्यूड, अब लाना है डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या लाएंगे, बोला गया था आपको दोनों वेक्टर के बीच एंगल दिया है तो एंगल में ही लाते हैं डायरेक्शन। क्या लाएंगे, ट्राइंगल्स लॉ में क्या बोला गया था कि हम वेक्टर आर, वेक्टर जो रिजल्टेंट है उसका एंगल ए के साथ ले लेंगे अल्फा। समझ रहे ना, अल्फा। तो क्या करेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे, हाँ कि ना। डायरेक्शन ऑफ आर वन किसके साथ लिए, डायरेक्शन ऑफ आर वन किसके साथ ले रहे हैं अभी, अल्फा किसके साथ लिए, ए के साथ, है कि ना, विथ वेक्टर ए लिए। तो हम क्या लिए ना अल्फा लिए, क्या लिए ना एंगल, द रिजल्टेंट आर वन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा, ठीक है ना। द एंगल द रिजल्टेंट आर वन इज मेकिंग विथ वेक्टर ए, ठीक है ना, मेकिंग विथ वेक्टर है। मैं बोला आपको अल्फा लेंगे ए के साथ, बी के साथ भी लेने से चलेगा, ऐसा नहीं कि ए के साथ ही लेना जरूरी है, बी के साथ भी आप लेके कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं नहीं, बी के साथ भी आप लेके कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बी के साथ लेके नहीं कर सकते, बी के साथ भी लेके आप कर सकते हो, ठीक है ना, बी के साथ भी लेके आप कर सकते हो। पहले ए के साथ ले लेते हैं फिर बी के साथ ले लेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे अभी बताइए ना, सेम हम ये अल्फा निकालेंगे। अल्फा कैसे निकालेंगे, टेन अल्फा यूज करके। तो इन द राइट एंगल ट्राइंगल पी एस टी, आप थोड़ा ट्राइंगल्स को अच्छे से देख लीजिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड में बोल रहा हूँ, जो वहाँ पे एक्सप्लेन किया था यहाँ पे फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल पी एस टी अगेन, टेन अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कौन है, एस टी, बेस कौन है, पी एस, है कि ना। तो एस टी बाई पी एस, एस टी बाई पी एस मतलब पी क्यू प्लस एस क्यू और क्यू एस, है कि ना। पी एस मतलब पी क्यू प्लस क्यू एस, है कि ना, पी क्यू प्लस क्यू एस। तो दैट टेन अल्फा क्या हो जाएगा, एस टी। एस टी मतलब क्या है, बी साइन थीटा
पी क्यू मतलब क्या है, ए, क्यू एस मतलब बी कॉस थीटा। तो डाल देते हैं ना, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो अल्फा क्या आ गया ना, टेन इनवर्स बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। समझ रहे हैं, हाँ कि ना। अगर आप बीटा लेते हैं बी के साथ में, अभी यहां पे क्या लिया है, अल्फा क्या लिया, द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, है कि ना, विथ वेक्टर ए लिया, ठीक है। द एंगल विथ which the resultant R1, the resultant A plus B, that is R1, is moving, ठीक है ना, is moving with by making the angle with which the resultant R1 is making with vector A, is making with vector A। समझ रहे ना, हाँ कि ना। अब यहां पे मैं बोल रहा हूं, मैं यहां पे रिजल्टेंट का एंगल R1 का एंगल A के साथ लिया, आप B के साथ भी ले सकते हो। अगर आप B के साथ लेंगे तो क्या आएगा ना, बीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स A साइन थीटा बाई B प्लस A कॉस थीटा। ये कैसे आएगा, इसका ट्रिक बताए थे ट्राइंगल्स लॉ में। ट्राइंगल्स लॉ वेक्टर एडिशन थोड़ा देख लीजिएगा, इसका प्रीवियस वाला वीडियो है, ठीक है ना, सजेस्टेड वीडियो में भी दे दिया गया है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बीटा क्या है, द एंगल दैट द रिजल्टेंट R1 is making with vector B, तो यहां पे इक्वेशन 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ R1। इक्वेशन 3 4 क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ R1। 3 रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ R1 विथ वेक्टर A। 4 रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ R1 विथ वेक्टर B। तो आप रिजल्टेंट का हमेशा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों लाएंगे, आप हमेशा क्या लाएंगे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों लाएंगे। एंड हमेशा याद रखिए, लाने के बाद आप लिखेंगे, फाइनल लिखेंगे कि द रिजल्टेंट ऑफ A प्लस B, द रिजल्टेंट ऑफ A प्लस B, क्वेश्चन पे आप हमेशा मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों लाएंगे। अगर एक पूछा है एक लाएंगे, अगर कुछ ऐसे बस बोला है कि रिजल्टेंट निकालो तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों लाएंगे। तो द रिजल्टेंट ऑफ A प्लस B, दैट इज R1, हैज मैग्नीट्यूड इक्वल टू R1 इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा एंड is moving in a direction by making an angle alpha with vector A। समझ रहे हैं, ये मैग्नीट्यूड है एंड अल्फा एंगल बना के जा रहा है किसके साथ, विथ वेक्टर ए। अगर आप बोलोगे बीटा एंगल लेंगे, विथ वेक्टर बी लेंगे, सिंपल है। आंसर करने के बाद आपको ये लिखना है। तो अब हमने कर लिया, R1 का मैग्नीट्यूड ले आया, A प्लस बी का मैग्नीट्यूड ले आया, डायरेक्शन भी ले आया, रिजल्टेंट ले आया, समझ रहे ना। तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो अच्छा बात है, ठीक है ना। इसका थोड़ा नोट हम लिख लेंगे, अभी तो हम पढ़ लिए, इसका नोट थोड़ा लिख लेंगे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा स्क्रीनशॉट अगर आप ले लेंगे तो अच्छा बात है पूरा का, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन का, ठीक है ना। ले लीजिए एक एक करके, चलिए ठीक है। नेक्स्ट हो गया, हाँ चलिए। तो थोड़ा नोट लिख लेंगे, ठीक है, नोट लिख लेंगे। क्या नोट, जो कि हमें न्यूमेरिकल करने में हेल्प करेगा। थोड़ा नोट लिख लेंगे।
पहला बात, अगर हमारे पास दो वेक्टर होंगे जो कि सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे, ठीक है ना, लेट हमने क्या किया, R1 इक्वल्स टू ए प्लस बी कर लिए, तो R1 का मैग्नीट्यूड क्या आया, सॉरी, हाँ मैग्नीट्यूड क्या आया R1, मैग्नीट्यूड को हम मॉडुलस में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो क्या आ गया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का रूट ओवर। ध्यान से देखिए, एंड हमारा जो अल्फा आया था tan इनवर्स बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, किसके साथ लिए हमें ये एंगल ना, R1 का एंगल लिए ए के साथ, जो नीचे होगा सिंगल होगा उसके साथ एंगल, ठीक है ना, बात समझिए, R1 का एंगल हम किसके साथ लिए, देखो जो नीचे है साइन एंड कॉस के साथ मल्टीप्लाई नहीं हुआ होगा उसके साथ एंगल लेते हैं हम लोग। वैसे बीटा क्या हो जाएगा ना, tan इनवर्स, देखो बीटा किसके साथ लेंगे, बी के साथ अगर एंगल लेंगे तो बी नीचे रहेगा सिंगल रहेगा प्लस ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, याद रखिए। देखो कुछ चीजें हम याद रखेंगे, जैसे क्या, ठीक है, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, बात समझिए, तो कॉस थीटा कितना होगा 1, है कि ना, कॉस थीटा कितना होगा 1, तो R1 कितना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का रूट ओवर ए प्लस बी, तो R1 कितना हो जाएगा ना, ए प्लस बी, जो कि मैक्सिमम है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेक्टर R1। कुछ समझे, हाँ कि ना, मैंने क्या किया, cos थीटा 1 ले लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ले लिया, तो ए प्लस बी का ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट कट हो गया, ये स्क्वायर रूट कट हो गया, ठीक है ना, तो बचा ए प्लस बी। वैसा ही थोड़ा ध्यान दीजिए, वैसा ही अगर मैं थीटा 180 लूं तो, है कि ना, अगर मैं थीटा 180 लूं तो इफ थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो कॉस थीटा क्या होगा, -1, तो R1 क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस थीटा के जगह पे -1, तो ये -1 होने से -2ab हो जाएगा, -2ab, हाँ किनारे, तो ये क्या हो जाएगा ना, a माइनस बी का स्क्वायर का रूट, तो क्या आ जाएगा a माइनस बी, हाँ कि ना, तो ये R1 कितना आ जाएगा ना, R1 इक्वल्स टू a माइनस बी इक्वल्स टू मिनिमम वैल्यू ऑफ R1। एक बात याद रख लीजिएगा, जो रिजल्टेंट का जो वैल्यू आएगा, R1 का जो वैल्यू आएगा, a प्लस बी का जो वैल्यू आएगा, वो हमेशा मिनिमम इतना वैल्यू लेके आएगा एंड मैक्सिमम इतना वैल्यू लेके आएगा। इसका मतलब बात समझिए, R1 का वैल्यू, R1 का मैग्नीट्यूड का वैल्यू a माइनस बी से लेके a प्लस बी तक कुछ भी हो सकता है। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलूं? मिनिमम इतना है, इससे कम नहीं होगा। R1 का वैल्यू मिनिमम a माइनस बी है, मैक्सिमम a प्लस बी है। a प्लस बी मतलब क्या समझ रहे? a प्लस बी से ज्यादा नहीं होगा, a प्लस बी से कम हो सकता है। मिनिमम मतलब a माइनस बी से कम नहीं होगा, a माइनस बी से ज्यादा हो सकता है। बात समझ रहे हैं? R1 का जो वैल्यू आएगा वो मैक्सिमम कितना है? a प्लस बी। मैक्सिमम का मतलब क्या रे? मैक्सिमम का मतलब है उससे ज्यादा नहीं होगा। मिनिमम का मतलब क्या है? उससे कम नहीं होगा। मतलब ये जो R1 का वैल्यू आया वो मैक्सिमम कितना आया? a प्लस बी, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो
the resultant R1, the value of R1 will be कितना होगा? in between a minus b and a plus b including them. और कैन बी लिख लेंगे तो कैन बी बेटर होगा, कैन बी कुछ भी हो सकता है ना. द वैल्यू ऑफ R1 कैन बी इन बिटवीन a माइनस बी एंड a प्लस बी इंक्लूडिंग देम. इसका मतलब a माइनस बी a प्लस बी को भी इंक्लूड करके उनके बीच में कुछ भी हो सकता है. मतलब बात समझिए, अगर मैं वेक्टर a का मैग्नीट्यूड लूंगा 7, वेक्टर b का लूंगा 2, तो R1 का वैल्यू कितना होगा? तो R1 का वैल्यू 7 माइनस 2 कितना? 5. R1 का वैल्यू 7 प्लस 2 कितना? 9. तो R1 का वैल्यू 5 एंड 9 में से 5 एंड 9 के बीच में जितना वैल्यू आएगा हो सकता है. आपको पूछेगा क्या R1 का वैल्यू 4 हो सकता है? क्या 5 एंड 9 के बीच 4 है? नहीं है, नहीं हो. क्या R1 का वैल्यू 5.5 हो सकता है? हो सकता है बीच में. क्या R1 का वैल्यू 5 हो सकता है? हो सकता है. क्या R1 का वैल्यू 9 हो सकता है? हो सकता है. क्या R1 का वैल्यू 9.1 हो सकता है? 9 से एक्सीड कर लिया, नहीं होगा. कुछ समझ रहे हैं? हाँ कि ना. तो थर्ड पॉइंट, ये 2 पॉइंट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. थर्ड पॉइंट, ठीक है ना. थर्ड पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है. थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि इफ that means the value of R1 will not exceed a plus b and will not recede, है कि ना. उससे कम नहीं होगा. किससे कम नहीं होगा? will not be less than a minus b, will not be more than a plus b, will not be less than a minus b. तो R1 का वैल्यू a माइनस b से लेके a प्लस b तक कुछ भी हो सकता है. जब थीटा 0 डिग्री होगा a प्लस बी लेंगे, जब थीटा 180 होगा a माइनस बी लेंगे. कुछ समझ आ रहा है कि ना. तीसरा पॉइंट, इफ थीटा दोनों वेक्टर के बीच अगर थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो cos 90 कितना? 0. तो क्या लेंगे? तो रिजल्टेंट R1 इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 0. हाँ या ना रे? यहाँ पे वैल्यू डाल लेंगे रे, हाँ कि ना. देखिए तो क्या हो जाएगा. तो R1 इक्वल्स टू a स्क्वायर 0 इंटू समथिंग 0 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर. समझ आ रहा है? हाँ कि ना. ये इक्वेशन 4, इक्वेशन 5, इक्वेशन 6 डायरेक्ट यूज करेंगे. जहां पे भी आपको एंगल 90 दे देगा आप ये यूज कर लेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला. एंगल 0 डिग्री दे देगा डायरेक्ट a प्लस बी कर देंगे. एंगल 180 दे देगा डायरेक्ट a माइनस बी कर देंगे. एंगल 60 डिग्री देगा यूज करेंगे वैल्यू 60 डिग्री यूज करके वैल्यू लाएंगे. 120 देगा यूज करके वैल्यू लाएंगे. समझ रहे हैं भाई? हाँ कि ना. इतना याद रह गया. नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे. ठीक है. अगर आपको बोला होगा, बात समझिएगा थोड़ा सा, अगर आपको बोला होगा कि 2 वेक्टर है आपके पास, उनके बीच उनका वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम है. समझिए बात. इफ वेक्टर A का मैग्नीट्यूड वेक्टर B का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू x होगा. लेट ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं आपको. लेट आप कर रहे हैं R1 इक्वल्स टू a प्लस बी. ये दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और कुछ नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड इक्वल है. ठीक है. लेट x, ठीक है ना. तो R1 क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. ये सब याद रख लेंगे नोट. हाँ. तो क्या होगा देखो, पहला पॉइंट, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री
कॉस थीटा कितना होगा 1, तो r1 कितना होगा a प्लस बी ना, अभी तो हम किए थे। r1 कितना होगा a प्लस बी, a जो है b भी वही है, a जो है b भी वही है, तो 2a इक्वल्स टू 2b इक्वल्स टू 2x। इफ थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, कॉस थीटा कितना होगा -1, है कि ना, -1, तो r1 कितना हो जाएगा a माइनस बी, है कि ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, है कि ना, इक्वल टू 0, तो r1 क्या हो जाएगा 0। x माइनस एक्स दोनों सेम है ना, वैल्यू सेम है, वैल्यू सेम लिए हम लोग, ठीक है ना। इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, कॉस थीटा कितना 90, तो r1 कितना होगा रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया था हमारा 90 होने से, बट यहाँ पे a का जो मैग्नीट्यूड b का भी वही मैग्नीट्यूड, तो r1 क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर का रूट ओवर, तो क्या हो जाएगा r1 ना 2x का स्क्वायर का रूट ओवर, तो r1 क्या हो जाएगा √2x। ये सब याद रखना है रे भाई, ये सब याद रखना है, ठीक है ना, ये सब याद रखना है, ये सब याद रखना है। जब थीटा 90 होगा, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, आप √2x ले लेंगे। इफ थीटा 60 डिग्री होगा, तो कॉस थीटा कितना होता है बताइए, कॉस थीटा कितना होता है 1/2, ठीक है ना, 1/2। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे आप, देखिए 1/2 ले लिए, तो यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा ना r1 इक्वल्स टू, बात समझिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60, तो r1 क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 1/2, तो 1/2 कैंसिल, a x है b भी x है, तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस ये कैंसिल हो गया x इंटू x का स्क्वायर, तो ये r1 क्या हो जाएगा ना √3x, समझ रहे, √3x। कुछ समझ आ रहा है भाई, कुछ समझ आ रहा है कि ना, ये सब बहुत हेल्पफुल होगा भाई, ये सब याद रख लेंगे ना, न्यूमेरिकल में फटाफट करेंगे, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। वैसे ही नेक्स्ट पॉइंट, इफ थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री, ठीक है ना, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा -1/2, है कि ना, तो r1 क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये देखो माइनस डाल देंगे यहाँ पे, तो माइनस ये हो जाएगा 1/2, तो -2ab 1/2, है कि ना, मैं माइनस डायरेक्ट कर दिया, ये माइनस, हाँ एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया, तो r1 क्या हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab का रूट ओवर, बट देखो a जो है b वही है, हम लोगों ने लिया है मैग्नीट्यूड सेम, तो r1 क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस x इंटू x का स्क्वायर कैंसिल होगा, तो बचेगा x का स्क्वायर का रूट ओवर, तो r1 इक्वल टू क्या हो जाएगा x। 1 2 3 4 5, मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, मेरा आता है यार ये सब, ठीक है, टेंशन मत लो। तो थीटा 0 होने से 2x, थीटा 180 होने से 0, जब मैग्नीट्यूड इक्वल होगा ये सब, हाँ, थीटा 90 होने से √2x, थीटा 60 होने से √3x, थीटा 120 होने से x। समझ रहे हो, आपको क्वेश्चन पूछेगा कि दो इक्वल वेक्टर थे जिनका दो वेक्टर थे जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल था, दो वेक्टर थे जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल था, और दोनों के बीच अगर एंगल 120 होगा तो रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा x होगा, समझ रहे, ये याद रखेंगे। फिर और एक पॉइंट याद रखेंगे, हमेशा याद रखिए जो रिजल्टेंट आएगा, द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑलवेज टिल्टेड टुवर्ड्स द वेक्टर विथ ग्रेटर मैग्नीट्यूड। कुछ समझ रहे हैं, द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, बात समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, बात समझिए, द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट
always nearer to the vector having more magnitude. मतलब आप बोलेंगे सर इसका मतलब तो समझाइए, मैं कहाँ गया हूँ, समझाऊंगा, ठीक है ना। देखो, हमेशा याद रखो, आप अगर दो वेक्टर को ऐड करते हो, ध्यान से समझो, अगर आप दो वेक्टर को ऐड करते हो, अगर ये वेक्टर ए है, अगर ये वेक्टर बी है, अगर ये थीटा एंगल है दोनों वेक्टर के बीच में, हमेशा याद रखो जो रिजल्टेंट आएगा इसी बीच में कहीं ना कहीं आएगा। अगर मैं R1 निकालूंगा, a प्लस बी करूंगा, तो ये जो R1 आएगा समवेयर इन बिटवीन a एंड b आएगा, यहां पे कहीं पे एक आएगा, कहीं पे एक आएगा, मैं बोल नहीं रहा हूं बीच में, एग्जैक्ट बीच में कभी नहीं आएगा। लेट ए कंपनी में दो जन ओनर है, दो जन पार्टनर है, ठीक है ना। एक कंपनी है एक कंपनी है, ये एक कंपनी है, दो पार्टनर है, ए एक है, बी एक है। ए 70% वाला शेयर है, बी 30% वाला शेयर है। लोग किसका बात सुनेंगे? 70% वाला। तो रिजल्टेंट उसी का बात सुनेगा जिसका वैल्यू ज्यादा होगा, लोग उसी का बात सुनेंगे जिसका वैल्यू ज्यादा होगा। ए का वैल्यू अगर ज्यादा होगा, देखो बात समझो, बात समझिएगा अच्छे से, मैं जो बोल रहा हूं बात समझिएगा अच्छे से, मैं जो बोल रहा हूं देखो बात समझो। अगर मैं यहां पे एक मिड लाइन लूंगा थीटा बाई टू करके, अगर ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, इफ ए का मैग्नीट्यूड बी से ज्यादा होगा, द रिजल्टेंट R1 किधर जाएगा? ए का वैल्यू ज्यादा है तो ये मिड लाइन से ए के तरफ आएगा। कहां पे आएगा? कहीं यहां पे आएगा, समझ रहे? कहीं यहां पे आएगा। ये किसके लिए? ये मिड लाइन से ए के तरफ आएगा। अगर बी का वैल्यू ज्यादा होगा ए से, तो ये मिड लाइन से बी के तरफ होगा। जिसका वैल्यू ज्यादा होगा कंपनी में, जिसका शेयर ज्यादा होगा, उसका बात सुनेंगे। समझ रहे हो भाई, है कि ना। अब अंबानी से रिलायंस का कुछ शेयर खरीदो आप, ठीक है ना, आप ओनर नहीं हो, आप कुछ शेयर खरीदो, आप बोलोगे सर मैं तो रिलायंस मेरे वजह से भी कुछ ना कुछ डेवलप किया है, आप उसमें पार्टनर हो बट आप ओनर नहीं हो। उसका 90% शेयर होगा, आप 2% का कि 1% का कि 0.1% का शेयर खरीदे होंगे। आपको कौन पूछेगा? अंबानी कुछ करेगा, बोले अंबानी लॉन्च किया जियो, आपको पूछेगा क्या भाई मैं जियो लॉन्च करना चाहता हूं, आपका क्या राय? आपको पूछेगा क्या? नहीं। बात समझिए, जो कंपनी में जिसका जो परसेंट, जिसका शेयर, जिसका वैल्यू ज्यादा होगा, उसके तरफ रिजल्टेंट आएगा, फाइनल वैल्यू उसके तरफ आएगा। तो ए का मैग्नीट्यूड अगर बी से ज्यादा होगा, मिड लाइन से R1 का डायरेक्शन ए के तरफ थोड़ा टिल्ट होके रहेगा, मिड से ए के तरफ आएगा, ऐसे रहेगा। बी का वैल्यू होगा तो ऐसे रहेगा, ये मिड लाइन से इधर कहीं पे होगा, समझ रहे? अगर आप बोलोगे सर ए बी का वैल्यू सेम होगा, तो ये 50%, ये 50%। आप सोचो, हम कंपनी एक बनाए, ठीक है ना, हम एलिमेंट्री क्लासेस बनाए, आप और हम मिलके बनाए, ठीक है ना। आपके बिना मैं कुछ नहीं, है कि ना। ऑब्वियसली आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोग भगवान की तरह हो हमारे लिए, ठीक है ना। तो बात समझिए, अगर मैं बोलूँगा स्टूडेंट क्या होता है यार, कुछ नहीं होता, स्टूडेंट नहीं होंगे तो भी हम लोग हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है भाई। स्टूडेंट है बोल के हम लोग हैं, बात समझ रहे हो ना। तो बात मैं ये बोल रहा हूँ, अगर हम दोनों मिलके कंपनी किए, उस कंपनी में आप 50% शेयर हो, मैं भी 50% शेयर हूँ, ठीक है ना। मैं कुछ बोला, आप कुछ बोले, किसका बात सुनेंगे लोग? दोनों तो इक्वल ओनरशिप में है ना। तो हम दोनों को सुलझा के एक ऐसे डिसीजन पे लाना है, अगर इफ, तो रिजल्टेंट R1 विल बी, यहां पे थोड़ा लिख लेते हैं, विल बी टूवर्ड्स ए, विल बी टिल्टेड
tilted towards A. If B is greater than A, तो tilted towards vector B. If B equals to A, the resultant will be in between A and B, vector A and B, in between vector A and B, पूरा मिड में आएगा, in between, in the middle of, in between, in the middle of A and B. ठीक है, याद रख लेंगे। मतलब देखो ये वाला देखो, यहाँ पे देखेंगे, ये वाला केस जो हम डिस्कस किए, यहाँ पे जो डिस्कस किए, देखो ये ए बी 90 डिग्री है, तो अगर ये ए होगा, ये मेरा बी होगा, ठीक है, ये लाइन 45 वाला है, ये 90 है, ये मेरा 45 है, तो इफ बी इज ग्रेटर देन ए मैग्नीट्यूड, तो जो रिजल्टेंट आएगा कहाँ आएगा, जो रिजल्टेंट आएगा बी एंड मिड लाइन, ये मिड लाइन है, बीच में आएगा। ठीक है, ये होगा मेरा अल्फा, ठीक है, ये होगा मेरा बीटा। बट अगर यहां पे जब इक्वल का बात की, मैग्नीट्यूड इक्वल ना, तो यहां पे रिजल्टेंट कहां पे आएगा, रिजल्टेंट कहां पे आएगा, रिजल्टेंट इज अलोंग ए एंड बी, दोनों की तरफ होगा। यहाँ पे क्या होगा, रिजल्टेंट आएगा ही नहीं, जीरो वेक्टर आएगा, है कि ना, जीरो वेक्टर आएगा, समझ रहे हैं ना, जीरो आएगा ना, जीरो वेक्टर आएगा। यहाँ पे क्या होगा, रिजल्टेंट मिड में आएगा, ये अगर ए है, ये मेरा वेक्टर बी है, ठीक है ना, तो ये मेरा 45 डिग्री वाला लाइन बनेगा, एंड उसी 45 डिग्री वाला लाइन में ही मेरा क्या आ जाएगा, वेक्टर R1 आ जाएगा। तो ये मेरा 45 होगा, ये भी मेरा 45 होगा, समझ रहे। जब 60 डिग्री का बात किया जाए, अगर ये मेरा वेक्टर ए है, ये मेरा वेक्टर बी है, दोनों सेम है, दोनों देखो, ये x है, ये 50% है, ये भी 50% है, दोनों का परसेंटेज सेम है, शेयरिंग सेम है, सेम शेयर होने से क्या होगा, जो रिजल्टेंट आएगा पूरा मिड में आएगा। देखो ये मेरा 60 डिग्री है, तो मिड लाइन कितना होगा, 30 डिग्री, तो रिजल्टेंट आएगा कहाँ पे, पूरा बीच में। लोग किसका बात सुनेंगे, किसी का भी नहीं, ये दोनों का बात सुनना पड़ेगा, समझ लो। ये बोलेगा जाके तुम खा लो, ये बोलेगा मत खाओ, तो क्या करेगा, खाएगा भी नहीं भी खाएगा, समझ लो, ऐसा सिचुएशन बन जाएगा। ठीक है ना, जब 120 बनेगा क्या हो जाएगा, दोनों वेक्टर इक्वल होंगे, तो ये ए है, ये बी है, ये 120 है, तो रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा, पूरा बीच में आएगा, क्योंकि ए बी का मैग्नीट्यूड सेम है, बीच में आएगा, तो ये होगा R1। ये एंगल कितना, 60, इसके साथ 60 होगा, इसके साथ भी 60 होगा, रिजल्टेंट इसका भी बात सुनेगा, रिजल्टेंट इसका भी बात सुनेगा। ये कब होगा, जब 120 होगा एंगल। कुछ समझ आ रहा है कि ना। नेक्स्ट हम देखेंगे फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए माइनस बी। फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए माइनस बी। हम लोगों ने अभी क्या किया, ए प्लस बी का निकाला, हाँ कि ना, ए प्लस बी का निकाला, R1 ए प्लस बी का। तो अभी हम क्या करेंगे, ये b माइनस से और a माइनस बी का निकाल देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ a माइनस बी, और b माइनस है, ठीक है ना, इक्वल्स टू R2। मैंने इसको R2 लिया लेटा। तो डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम बना लेंगे तो बेटर होगा, आपको समझ आ जाएगा क्या है क्या नहीं। तो डायग्राम बना लेते हैं पहले। देखिए, ये मेरा वेक्टर ए है, ये मेरा वेक्टर ए है कि ना, तो ये मेरा वेक्टर बी होगा, तो ये भी मेरा वेक्टर बी होगा। तो मैं बेसिक्स और नहीं बोलूँगा यहाँ पे, हम इसको जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये मेरा बी होगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, थीटा एंगल होगा। तो a माइनस बी कौन देगा, a माइनस बी, तो a के साथ डिफरेंट ऑर्डर होगा, याद करेंगे, जिसके साथ डिफरेंट, एक वेक्टर के साथ डिफरेंट ऑर्डर होने से माइनस आएगा, दोनों के साथ होने से प्लस आएगा, बट जिसके साथ डिफरेंट ऑर्डर होगा,
ठीक है ना, ओ प्लस ए माइनस बी, तो ए माइनस बी मतलब ए के साथ डिफरेंट ऑर्डर, तो हम कुछ ये ले लेंगे डायगोनल, ठीक है ना, ये डायगोनल ले लेंगे जहाँ पे ये डायरेक्शन होगा। तो ये मेरा हो गया R2 जो कि आ गया a माइनस बी। देखिए तो अब मुझे क्या करना है, ये R2 का वैल्यू लाने हैं। तो मैंने क्या किया, ये P लिया, ये T लिया, ये S लिया, एंड मैंने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया जहाँ पे कुछ ऐसे ड्रॉ किया, एंड इसको लिया मैंने Q। ठीक है, मुझे क्या वैल्यू चाहिए रे, a माइनस बी कौन है, एस टी ना, तो मुझे R2 का वैल्यू चाहिए एस टी। तो मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, कौन सा बनाया ना, ये एस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, पीटी मतलब क्या है, पीटी मतलब क्या है ए, पीएस मतलब क्या है बी। तो मैंने इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल PTS, सॉरी QST, SQT या SQT ST का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बेस परपेंडिकुलर इक्वल टू QT का स्क्वायर प्लस SQ का स्क्वायर। ST मतलब पता है हमें, PT पता है, QT नहीं पता, तो QT क्या होगा, बट देखो दिस QT क्या होगा, PT माइनस PQ है ना, PT माइनस PQ। तो ST का स्क्वायर इक्वल्स टू PT माइनस QT, सॉरी PT माइनस PQ, PT माइनस PQ का स्क्वायर प्लस SQ का स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे ये सभी साइड का वैल्यू लाना है, सभी साइड का वैल्यू लाना होगा। सभी साइड का वैल्यू क्या क्या होगा, ST का वैल्यू पता है मेरे को, PT का वैल्यू पता है, PQ का वैल्यू नहीं पता, PQ का वैल्यू नहीं पता, SQ का वैल्यू नहीं पता। तो मैंने इन राइट एंगल ट्राइंगल और एक छोटा सा ट्राइंगल, देखो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये एक छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल है। इन राइट एंगल ट्राइंगल PSQ साइन थीटा क्या होगा, P बाई एच है कि ना, P कौन है SQ, H कौन है SP। मैं थोड़ा ये जल्दी कर रहा हूँ भाई, ठीक है ना, क्योंकि हम अच्छे से वो वाला कर दिए, तो ये आप थोड़ा बस हिंट्स देने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना। P कौन है SQ बाई PS, तो SQ क्या हो जाएगा, B साइन थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा बताइए, कॉस थीटा B बाई एच है कि ना, बेस कौन है PQ बाई PS, तो PQ क्या हो जाएगा, PS मतलब देखो, PS मतलब क्या है B है कि ना, PS मतलब B, तो B कॉस थीटा। समझ रहे, ये वैल्यू, ये सब वैल्यू यहां पे डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा R2 का स्क्वायर, PT क्या है A माइनस PQ क्या है B कॉस थीटा, PQ क्या है B कॉस थीटा, दिख रहा है ना भाई, तो B कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस B साइन थीटा का स्क्वायर, तो ये R2 क्या होगा, R2 का स्क्वायर क्या होगा, A माइनस बी का होल स्क्वायर डाल देंगे, AB, ठीक है, A माइनस बी का होल स्क्वायर डालेंगे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2AB कॉस थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो दिस R2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा ना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यहां से देखो B स्क्वायर कमन जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, समझ रहे ना, रहेगा क्या माइनस 2AB कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा ना, R2 का स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये 1 है कि ना, माइनस 2AB कॉस थीटा। तो ये R2 क्या आ जाएगा मेरा ना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कॉस थीटा का रूट ओवर। समझ रहे हैं, तो A माइनस बी का देखो, A प्लस बी का क्या आया था, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, A माइनस बी का क्या आया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कॉस थीटा, और कुछ डिफरेंस नहीं है रे भाई,
वैसे ही बात समझिए, मैं थोड़ा सा आप वैसे ही अल्फा निकाल देंगे, ठीक है ना, अल्फा निकाल देंगे, ये अल्फा निकाल देंगे, अल्फा, ठीक है ना, ये अल्फा निकाल देंगे, ये बीटा निकाल देंगे, तो टेन अल्फा क्या आ जाएगा पता है, टेन इनवर्स, सेम ट्राइंगल लेके निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये टेन अल्फा क्या हो जाएगा, पी बाई बी, तो पी एस क्यू बाई क्यू टी है कि ना, तो ये आ जाएगा क्या मेरा ना, बी साइन थीटा बाई ए माइनस बी कॉस थीटा, ठीक है। अगर आप बीटा निकालेंगे, देखो बात समझो, वहां ए प्लस बी में जहां पे प्लस था यहां पे वो माइनस हो जाएगा, देखो ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया, और कुछ डिफरेंस नहीं है, कुछ समझ रहे हैं, हाँ कि ना। वैसे बीटा बी के साथ एंगल क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ए साइन थीटा बाई बी माइनस ए कॉस थीटा, यू कैन फाइंड आउट दैट, ठीक है ना। तो ये मेरा, अभी हम कुछ और चीजें याद रखेंगे नोट में, बात समझिए। अगर मेरा R1 इक्वल्स टू ए प्लस बी होगा, R2 इक्वल्स टू ए माइनस बी होगा, तो R1 का वैल्यू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का रूट ओवर। R2 का वैल्यू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा का रूट ओवर। मैं ये कर चुका हूं, मैं जल्दी में किया ये, हाँ कि ना, बट आप इसको फिर से ट्राई करेंगे अच्छे से, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पे ये मैग्नीट्यूड होगा एंड अल्फा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। यहां पे अल्फा क्या, इक्वेशन 3, यहां पे अल्फा क्या हो जाएगा ना, टेन इनवर्स, यहां पे जो प्लस है उसको माइनस कर देंगे, ए माइनस बी कॉस थीटा बी साइन थीटा। ये मैं अल्फा किसके साथ एंगल लिया, ए के साथ, किसके साथ एंगल लिया, ए के साथ। अगर मैं बीटा बी के साथ लूंगा तो क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा बाई बी प्लस ए कॉस थीटा। बीटा यहां पे लूंगा तो क्या होगा, बी के साथ एंगल ए साइन थीटा बाई बी माइनस ए कॉस थीटा। चलिए ध्यान दीजिए, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, कॉस थीटा कितना आया था मेरा यहां पे 1, तो मेरा R1 कितना आ जाएगा, a प्लस बी मैक्सिमम, ठीक है। इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यहां पे कॉस थीटा कितना होगा 1, तो जब यहां पे 1 डालेंगे माइनस 2a भी रहेगा, तो R2 क्या आ जाएगा, a माइनस बी मिनिमम। कुछ समझ रहे हैं, जब थीटा 0 होगा a प्लस बी का मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी आएगा, जब थीटा 0 होगा a माइनस बी का जो रिजल्टेंट आएगा मिनिमम, क्योंकि यहां पे माइनस है ऑलरेडी, यहां पे माइनस है ऑलरेडी। इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सॉरी 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 1, तो R2 क्या हो जाएगा, a माइनस बी मिनिमम। यहां पे इफ थीटा इक्वल टू 180 होगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा -1, तो देखो ये ऑलरेडी कॉस थीटा -1 माइनस ऑफ माइनस, तो क्या हो जाएगा, ये +2a भी हो जाएगा, तो R2 क्या हो जाएगा, a प्लस बी मैक्सिमम। यहां पे जो हो रहा है यहां पे उल्टा होगा, यहां पे जो होगा यहां पे उल्टा होगा। यहां पे 60 डिग्री का जो वैल्यू आएगा यहां पे 120 का वही वैल्यू आएगा, यहां पे 120 का जो वैल्यू आएगा यहां पे 60 डिग्री का आएगा, यहां पे 0 में जो आया यहां पे 180 का आया, समझ रहे, हाँ कि ना। तो यहां पे अगर मैं थीटा 90 लूंगा, समझ रहे हैं, तो cos 90 क्या हो जाएगा 0, है ना। तो R1 क्या हो जाएगा, ये R1 है, सॉरी हाँ ये R1 है, तो R1 क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर। यहां पे अगर मैं लूंगा थीटा 90, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, cos 90 0, तो यहां पे R2 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर। सिर्फ 90 डिग्री एंगल में ही दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, समझ रहे, सिर्फ 90 डिग्री एंगल में ही दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, समझ रहे हैं, हाँ कि ना, क्लियर। अब आपको क्या करने हैं, हम देखो ये वाला जो केस किए थे, नोट जो लिखे थे,
ये वाला a इक्वल टू बी इक्वल टू एक्स लेके, समझ रहे हो बात, समझिए। इसको मैं यहां पे ही बोल देता हूं। जब ये हम क्या निकाल लेते, a प्लस बी निकाल लेते। अगर हम a माइनस बी निकालेंगे, अगर हम a माइनस बी निकालेंगे, अगर हम a माइनस बी निकालेंगे R2 एंड a इक्वल टू बी इक्वल्स टू एक्स होगा, लेट मैग्नीट्यूड सेम होगा। जब थीटा 0 डिग्री होगा R2 0 होगा। जब थीटा 180 डिग्री होगा R2 2x होगा, 2a होगा, 2b होगा। जब थीटा 60 डिग्री होगा R2 x होगा। जब थीटा 180 डिग्री होगा R2 √3, सॉरी 180 के ले चुके हैं, 120 डिग्री, हाँ 120, थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री होगा, R2 क्या होगा √3x। जब थीटा 90 डिग्री होगा R2 होगा √2x। समझिए बात। a प्लस बी जब थीटा 0 होता था, मैग्नीट्यूड सेम होता था, a प्लस बी 2x होता था। जब 180 होता था 0 होता था, है कि ना, ये माइनस हो जाता था, ये सब सेम होता था तो 0 होता था, a माइनस बी, ठीक है। यहां पे सब उल्टा होगा। 0 का वैल्यू 180 लेगा, 180 का वैल्यू 0 लेगा, 60 का 120 लेगा, 120 का 60 लेगा। क्यों, आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि cos 60 का जो वैल्यू है 1/2 है, एंड cos 120 का जो वैल्यू है, 120 का जो वैल्यू है -1/2 है, इसीलिए एक्सचेंज हो जाता है, समझ रहे हो, ठीक है ना। आप इसको ट्राई करिएगा, मैं इसको थोड़ा स्पीड में बोल दिया, ठीक है ना, आप इसको ट्राई कीजिएगा। एंड अगर कुछ इसमें से डाउट होगा, ये आप याद रखेंगे, बहुत अच्छा बात है। अगर डाउट होगा तो मेरे को पूछ लीजिएगा, ठीक है ना, कमेंट में पूछ लीजिएगा। मैं फिर से एक शॉर्ट छोटा सा वीडियो बना के आपके लिए अपलोड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेक्स्ट क्लास आप मिस मत कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपका न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, सेंट्रल स्कूल का कुछ क्वेश्चंस करेंगे, सीबीएसई का कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एंड हमारा सीबीएसई सैम्पल पेपर का कुछ, नीट का कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जेई का कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। एंड होप आपको ये वीडियो समझ आया एंड आपका पेशेंस, बहुत पेशेंस है भाई, इतना लंबा वीडियो आप देख लिए। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आपका सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट मुझे बहुत हेल्प कर रहा है। सो लॉट ऑफ थैंक यू, ठीक है।